आज अपन को बात करनी है रेस्पिरेशन के कैरेक्टर की, सेलुलर रेस्पिरेशन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकली ये क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का मेटाबॉलिज्म है ना। वैसे इन जनरल हमने मेटाबॉलिज्म को सिर्फ दो ही कैटेगरी में देखा हुआ है। मेटाबॉलिज्म हमारे दो ही टाइप के होते हैं, या तो हम उनको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म जिसमें आपकी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन चलती है, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, या फिर कैटाबॉलिज्म हमने सुना पढ़ा है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट होता है ना। लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो रेस्पिरेशन को हम इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के साथ बोल सकते हैं। जैसा हम एक इसका सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन देखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, तो बनता है इधर 6CO2 प्लस इसके बाद बनता है आपका 12H2O। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 12H2O प्लस आपके इधर बन जाते हैं एनर्जी। इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको यही आइडिया लगेगा कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है ना। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके हिसाब से ये तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होनी चाहिए, है बिल्कुल, है ना। इन जनरल हम बोल सकते हैं। लेकिन जब डिटेल स्टडी पे जाते हैं, जैसा हमने सारा पढ़ लिया है ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल सारा हमने देख लिया है, तो इनके जो बीच बीच में ये ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 10 स्टेप्स की रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल आपका पूरा साइक्लिक पाथवे, तो बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, these intermediates participate in synthesizing reaction, एनाबॉलिक रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। कुछ इंटरमीडिएट्स इनके एनाबॉलिज्म टाइप के रिएक्शन पे एंटर कर जाते हैं, मतलब वो इंटरमीडिएट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जिससे आपका जो किसके इंटरमीडिएट है, ये जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, सिर्फ ये कहना कि रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो डॉक्टर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके लिए एक नया टर्म यूज करा कि ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज शो करता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी शो करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी शो करता है। तो इसको ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसको बोल दें क्या, एम्फीबोलिक। एम्फी मीन्स बोथ, जैसे हमने एम्फीबियन सुना है, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, बोथ, है ना। हाँ, और यहां हमारा एम्फीबोलिक का मतलब दोनों टाइप का नेचर वाली रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी की तरह भी होती है और कैटाबॉलिक रिएक्शंस की तरह भी ये चलती है। अब देखो, ग्लूकोज जो है वो मेन हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, हमने चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोला, यहाँ पे लिखा है फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन है ना। सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही सेल चाहता है कि ग्लूकोज मिलता रहे, और ग्लूकोज सप्लाई जब तक है तब तक सेल किसी दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का यूज नहीं करेगा। सारे कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने स्टार्च खाया, क्या खाया, स्टार्च, हम खाते स्टार्च ही है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एज इट इज रेस्पिरेशन में नहीं एंटर करेगा, इवन ये सेल में भी नहीं एंटर कर पाता। स्टार्च पहले किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में, माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब सेल इसका यूज कर सकता है, अब ये सेल के यूज के लायक बन गया, इसी को हम डाइजेशन बोल देते हैं। यही कन्वर्जन स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे सेल यूज कर सके, डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को, दैट इज अ डाइजेशन। यहाँ एंजाइम्स आपकी डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में, बिफोर दे आर यूज फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, इतनी बात। अदर सबस्ट्रेट, जो और दूसरे सबस्ट्रेट हैं, जैसे आपने यहाँ पे पहला नाम याद करना है फैट का या प्रोटीन का, या कुछ आपके एसिड्स भी होते हैं जिसको रेस्पायर करा जाता है, तो ये भी जब एंटर करने वाले होते हैं रेस्पायर में, तो इनको भी ये पहले एज इट इज एंटर नहीं करते हैं, कुछ फॉर्म्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है जो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर सकता है। जैसे फैट का देखो, फैट को सबसे पहले लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है इनके सिंपल फॉर्म में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का कन्वर्जन किया जाएगा पहले
किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए, और हमें ये बात पता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए कैन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, तो ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाता है। तो फैट की एंट्री डायरेक्ट नहीं होती है, पहले इनका कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम ए में किया जाता है। ऐसे सेम ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो ये किसका कहां बनता था? ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, और वहां से ये एंट्री कर सकता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो हमें क्या लग रहा है कि ये ब्रेक हो रहा है। एंट्री के लिए फैट डायरेक्ट नहीं एंटर करेगा, यहाँ पहले फैट के कंपोनेंट को इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करा जाएगा, एंड दीज फॉर्म कैन एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे। अब ऐसे हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को भी प्रोटीएजेस एंजाइम्स है, दे ब्रेक इनटू देयर बेसिक यूनिट दैट इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 20 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 20 टाइप्स के। इनका जो स्ट्रक्चर है, किसका? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर? अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पर अमीनो एसिड आपका किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, जो अपने रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाए। जैसे अमीनो एसिड को क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करा के। जैसे आपने क्रेब्स साइकिल में देखा था ना, एक कंपोनेंट बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये अमीनो एसिड इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, एंड देन दिस इंटरमीडिएट कैन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। पायरुवेट बोले तो पायरुविक एसिड, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अमीनो एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंट्री कर जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट से, मतलब लिंक रिएक्शन से। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ये आपको पता है क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, और इसी में आपको और आपका हमने दो तो डिस्कशन कर लिए, सबका यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन है। पहले सिर्फ ये देखना है जो हमने पढ़ा हुआ है अभी तक। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, बट मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट पहले सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का क्या होगा ब्रेकडाउन? किस प्रोसेस से? ग्लाइकोलाइसिस से। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तक आपने पढ़ रखा है, सबने समझते हो, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में देखो ये आपका बनता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसी को हम बोलते हैं PGAL, ठीक है। फिर ये पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में लिंक रिएक्शन से एसिटिल कोएंजाइम ए आपका क्रेब्स साइकिल में। ये हमने पढ़ लिया है पूरा प्रोसेस 1 by 1 सीरीज में, ठीक है। लेकिन अब देखना ध्यान से, इनके जो इंटरमीडिएट्स हैं, एक इंटरमीडिएट ये रहा, या इसकी बात कर ले, या पायरुविक एसिड जो एक इंटरमीडिएट है, एसिटिल कोएंजाइम एक इंटरमीडिएट है, ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इनका जो एक इंटरमीडिएट है, ये सिंथेसिस वाले रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो यहां देखो, एमिनो एसिड का रेस्पिरेशन अगर होना है तो एमिनो एसिड को पहले कन्वर्ट किया जाएगा पायरुविक एसिड में, एंड पायरुविक एसिड से एंट्री। ऐसे फैट को देखो, फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लिसरॉल में किया जाएगा। फैटी एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ग्लिसरॉल का कन्वर्जन आपका किसमें? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ये आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाएगा फैट इस तरह से। लेकिन इसके साथ साथ अगर सेल को नीड है, फैट बनाने की नीड है, और फैट आपने नहीं खाया है, तो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जो PGAL बनता है, this PGAL can reverse to synthesize fat। ये PGAL क्या हो सकता है? फैट की सिंथेसिस में जा सकता है, मतलब कौन सी रिएक्शन चलेगी? एनाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। अगर आपकी बॉडी को नीड है, प्रोटीन डाइट आप नहीं ले रहे हो, अगर उसको सरवाइव करना है सेल्स को या लिविंग सिस्टम को, तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जो पायरुविक एसिड बनता है, दिस पायरुविक एसिड कैन also converted into amino acid, and that is a basic unit of protein। तो ये भी एनाबॉलिक पाथवे हो गया। वैसे तो हम देख रहे हैं कैटाबॉलिक पाथवे, लेकिन एनाबॉलिक पाथवे में भी एंटर कर सकते हैं। ऐसे सेम
एसिटिल कोएंजाइम ए को भी हम एनाबोलाइज करके फैटी एसिड बना लेते हैं। फैटी एसिड आपका बेसिक यूनिट है फैट का। ठीक, ऐसे देखो इधर एसिटिल कोएंजाइम ए का भी एनाबोलिज्म में पार्टिसिपेशन है। आपका एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो ये एनाबोलिज्म में भी जाते हैं। कौन जाते हैं? इनके इंटरमीडिएट्स। कौन जाते हैं? इनके इंटरमीडिएट्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कैटाबोलिक पाथवे है, साथ साथ में क्या हो सकता है? एनाबोलिक पाथवे भी है। दोनों नेचर यहां ये शो करता है। रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबोलिक पाथवे, इस रीजन से बोला जाता है। कैटाबोलिज्म के साथ साथ एनाबोलिज्म भी चल रहा होता है, सो दैट रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। अब देखना इधर यही लिखा हुआ है, बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसीडर। ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसको रेस्पिरेटरी पाथवे को ये मान लें कि ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है रेदर देन एज कैटाबोलिक पाथवे 1। ये मानने से अच्छा है। अब क्रेब्स साइकिल का एक ये इंटरमीडिएट है, अगर याद हो तो, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। इस सक्सिनिल कोएंजाइम ए का यूज किया जाता है पोरफायरिन रिंग की सिंथेसिस में। दिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ पोरफायरिन रिंग। ये एक एनाबोलिक पाथवे में जाता है। और पोरफायरिन रिंग किसका कंपोनेंट हमने पढ़ा है? क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, इन सब का ये कंपोनेंट है पोरफायरिन रिंग। तो रेस्पिरेशन का इंटरमीडिएट इधर पोरफायरिन रिंग के सिंथेसिस में, एंड पोरफायरिन रिंग इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये अभी हमने देखा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये बहुत तरह के एमिनो एसिड के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जो क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट है, और एमिनो एसिड्स भी इससे बनते हैं। दैट्स इट। ये एम्फीबोलिक पाथवे के लिए इतनी बात आपको, एक्चुअली जो आपको पता होना चाहिए, ध्यान बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए, वो ये पिक्चर है। ये पिक्चर अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पिक्चर में कोई सस्पेंस है फिर तो आपको परेशानी आएगी। ठीक है, अब कंप्लीटली आपका जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया पूरी तरह से। अब लास्ट में क्या, स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में बात करी थी, एरोबिक और एनारोबिक की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वहां नहीं डिस्कस किया था, ये लास्ट में बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट का काम है। कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, देन दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसी के लिए टर्म लिखते हैं क्या? फर्मेंटेशन। कहां होता है? एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल्स है बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं, और जर्मिनेटिंग सीड के सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, टाइप्स की बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी 2 टाइप का, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां चलता है? इन ह्यूमन मसल्स। कहां चलता है? ह्यूमन मसल्स में। बट वो कंडीशन क्या है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत एनर्जी एक्सपेंसिव होता है हमारा, और उस टाइम हमारी ऑक्सीजन सप्लाई लिमिट हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है फॉर द मसल सेल। तो तब मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है, एंड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड हमें वो पेन फील होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉमर्शियली बहुत यूज किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है बेवरेजेस के फॉर्मेशन में, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ब्रेड के फॉर्मेशन में। ब्रेड को जो पफनेस मिलता है, सॉफ्टनेस मिलता है, स्पंजी नेचर जो मिलता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या करना होता है, जैसे इडली का वो चावल वाला आटा हम डाल के पानी के साथ रात में उसको रख देते हैं, डफ बनाते हैं, इसमें ईस्ट भी मिला के रख देते हैं, ईस्ट भी मिला के रख देते हैं। और जब ये ईस्ट रात भर इसमें फर्मेंटेशन कर रहा है तो CO2 गैस भी निकलेगी।
CO2 गैस जिधर जिधर से पास होगी ना उधर वो पोरस सिस्टम बनाता है, उसी की वजह से वो थोड़ा स्पंजी टाइप का हो जाता है, बस, है ना। हाँ, उसमें अल्कोहल भी है तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखो, यहां हमने ग्लाइकोलाइसिस को दिखाया है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने यही पढ़ा था, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फेट, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कुछ बीच बीच के स्टेप्स दिखाए गए हैं, एंड फाइनली हमारा क्या बन गया था, पायरेविक एसिड। अब इस पायरेविक एसिड के साथ साथ क्या बनता था, वैसे बनता तो था 4 ATP, कितना, 4 ATP, 2 यूज हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस को ऑपरेट कराने में, तो नेट गेन हमारा 2 ATP का होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ये हमने पढ़ लिया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। और हमने ये देखा था कि 2 NADH2 बनता है, कितने NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना। यही हमारा यील्ड है, ये किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं है वो देखना। इस पायरेविक एसिड का फ्यूचर ये है कि ये दो पाथवे से ये ब्रेक किया जाए। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है, इन दोनों NADH का यूज यहां इस कन्वर्जन में कर लिया जाता है। जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH बनते हैं वही पायरेविक एसिड को लैक्टिक एसिड कराते टाइम ये NADH यूज हो जाते हैं, है ना। तो जितना NADH यहां बना उतना खर्च हो गया, तो NADH का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला एनर्जी के टर्म्स में। सेम एज इट इज पायरेविक एसिड आपका फाइनली एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है, एंड देयर इज आल्सो NADH आर यूज्ड, जो इधर ग्लाइकोलाइसिस से बना था। तो इसके इसमें भी NADH आपके किसी काम का नहीं, नो एनर्जी यील्ड मिलता है। हाँ, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि पायरेविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कराने वाला एंजाइम कौन है, दैट इज अ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड पायरेविक एसिड से एथेनॉल एंड CO2 को बनाने के लिए 2 एंजाइम की जरूरत होती है, पायरेविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड पायरेविक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहां जो एथेनॉल बनेगा वो क्या है, C2H5OH। अगर आपको याद हो तो ये पायरेविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन। यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, एक कार्बन कहां गया, CO2 के फॉर्म। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पायरेविक एसिड जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है तो देयर इज नो CO2 रिलीज, और इधर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 भी रिलीज होता है और एथेनॉल भी रिलीज होता है, बनता है। हमारे लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट CO2 तो नहीं है, लेकिन CO2 के बनने की वजह से हमारे उस फर्मेंटेशन वाले मटेरियल को एक क्वालिटी मिल जाती है, क्या, स्पंजी नेचर। ठीक है, एथेनॉल हमारा यूजेबल प्रोडक्ट है, यूज करा जाता है। तो ये आपका हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात। अब दोनों के केस की यहाँ पे कंपैरिजन करा गया है, एरोबिक और एनारोबिक को। लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो एनर्जी मिलता है इतना ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता है। आप याद करो कि एक ग्लूकोज का ब्रेक कर डाउन से आपको कितना ATP मिलता था, 36 या 38 ATP मिलता था। इधर एनारोबिक से एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से सिर्फ 2 ATP मिलता है, तो दैट इज द लेस देन 7% ऑफ ये जो कंप्लीट एनर्जी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत कम एनर्जी मिलता है, ये आपको याद रखना है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डस, आइदर एसिड या अल्कोहल। एसिड बनता है, इट कॉजेस पेन, लैक्टिक एसिड बनता है तो पेन का प्रॉब्लम आता है, और वैसे भी हमारे सेल को डैमेज करता है। अल्कोहल ज्यादा अगर बनता है तो भी प्रॉब्लम है, जैसे ईस्ट का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। ईस्ट पॉइजन कर जाता है, ईस्ट का पॉइजनिंग हो जाता है। पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ कि जिस कल्चर में आपका ईस्ट ग्रो कर रहा होता है, जिस सबस्ट्रेट में ईस्ट ग्रो कर रहा होता है, अगर उसमें अल्कोहल का परसेंटेज लगभग 13% के आसपास आ जाए तो ईस्ट की डेथ होने लगती है, तो ईस्ट पॉइजनिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल खुद उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मारने लगता है, तो ज्यादा अल्कोहल भी ठीक नहीं है।
नेट गेन एटीपी का 2 हमने देख लिया था, इसको कोई नया बात नहीं है। ये NADH2 जहां पे आपका बनता है उधर ग्लाइकोलाइसिस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इधर कोई ETS VTS का चक्कर नहीं है, ETS में नहीं जाता है। हाँ, लेकिन लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में या अल्कोहल के फॉर्मेशन में ये यूज कर लिया जाता है, दैट्स इट। एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यूज हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं। एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस दैट इज यूज फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड सारनेस ऑफ कर्ड इज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही उसका जो थोड़ा सा खट्टापन सा आता है वो आता है, दैट्स इट। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इतनी सी बात है। हाँ, ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इन पे क्वेश्चन बहुत बनता है, ये ध्यान देना। एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रेस्पिरेटरी क्वेंसेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो, ठीक है। RQ क्या है, दैट्स, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी सबस्ट्रेट जब हमारा ब्रेक होगा दैट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, जो बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या नहीं बनता है। यहां हमें कोई भी सबस्ट्रेट जब ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो, जितना मॉलिक्यूल, उसका रेशियो निकाल लो ऑक्सीजन के साथ, दैट इज अ RQ, रेशियो ऑफ इवॉल्व CO2 विद कंज्यूम्ड ऑक्सीजन, दैट इज अ RQ, ठीक है। अब इसको रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोलते हैं। RQ डिपेंड करता है कि आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैसा है। जैसे पहला, RQ की वैल्यू 1 भी हो सकती है जब आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो, ग्लूकोज हो। हमेशा नहीं, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो तो आपने रिएक्शन ये लिखा होता है, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 H2O, बनता कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर 6 CO2 बनता है। तो RQ इज इक्वल टू CO2 का इवोल्यूशन, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल अपॉन कंज्यूम्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 6 and 6 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। RQ की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है। आपको RQ की वैल्यू के सबस्ट्रेट पूछे जाते हैं, सीधा सबस्ट्रेट, कौन से सबस्ट्रेट का RQ वैल्यू इतना होता है। जैसे 1 किसका है, जब ग्लूकोज एरोबिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाता है। इनफाइनाइट कब होता है, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो भी एनएरोबिक कौन सा, अल्कोहलिक, कौन सा, अल्कोहलिक। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एथेनॉल प्लस CO2 में होता है। और एनर्जी, इधर 2 CO2 तो बने लेकिन ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या है, 0। जब 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, है ना। अगर यही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए लिखा जाए RQ फॉर लैक्टिक एसिड, तो CO2 ना बनता है ना ऑक्सीजन यूज होता है, तो इज इक्वल टू 0/0। RQ आ गया आपका 0 वाला। RQ 0 भी हो सकता है कब, सकुलेंट प्लांट्स में, सकुलेंट बोले तो जेरोफाइट्स में, यहां ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इनसफिशिएंट होती है एंड ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है दैट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसे इस रिएक्शन को देखो, ग्लूकोज 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज करता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज करते हैं, दैट इज अ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जबकि एक ग्लूकोज को कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, 6, यहाँ पे सिर्फ 3 मिल रहे हैं ड्यू टू सकुलेंट प्लांट्स जो हैं उनके स्टोमेटा बंद होते हैं दिन में। फिर बनता क्या है, मैलिक एसिड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। इधर इवॉल्व CO2 0 है, कंज्यूम्ड ऑक्सीजन क्या है, 3 है, तो RQ 0 आती है, ठीक है। उधर भी याद रखना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस में भी 0 आता है। RQ लेस देन 1 भी हो सकता है, कब, कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोटीन एंड फैट का अगर हो रहा है तब आपका ऐसा वैल्यू देखने को मिलता है, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और ये तब चलता है जब हम मिक्स डाइट लेते हैं। मिक्स डाइट का मतलब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, बैलेंस डाइट में, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी ठीक ठीक है, प्रोटीन भी ठीक है, फैट भी ठीक है, तब आपकी बॉडी में ऐसा रेस्पिरेशन चलता है। नहीं तो इन जनरल क्या होता है, हमारी डाइट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग फैटी सीड, जो फैटी सीड्स हैं
उनका जर्मिनेशन जब हो रहा होता है तब भी यही चलता है। क्या होता है, ये आपका एक फैटी एसिड है, ट्राईपाल्मिटिन, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 145, एंड कितने CO2 बनते हैं, 102 CO2 बनता है, इतना वाटर एंड एनर्जी। और RQ देखो कितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, 102 एंड अपॉन 145, तो वैल्यू 0.7 के आसपास आती है, तो लेस देन 1 हुआ। और जब प्रोटीन का ऐसा ही ब्रेकडाउन हो, ये तो हमने फैटी एसिड का देख लिया, फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन देख लिया, प्रोटीन का जब ऐसा ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी वैल्यू RQ की वैल्यू 0.8 से 0.9 तक आती है, दैट इज ऑल्सो लेस देन 1, ये भी लेस देन 1 ही है। तो प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो आपकी RQ की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सीधा सीधा प्रोटीन या फैट हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह नहीं यूज किया जाता, इनको पहले कन्वर्ट किया जाता है किसी इंटरमीडिएटरी फॉर्म में जो रेस्पिरेटरी पाथ का है, फिर वो यूटिलाइज होता है या क्रेब्स साइकिल में या ग्लाइकोलाइसिस में, है ना, या लिंक रिएक्शन में वो फिर यूज एंट्री कर जाता है। ये हमने बात समझी हुई है एम्फीबोलिक पाथवे में। RQ मोर देन 1 भी हो सकता है, कब, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक एसिड का हो, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक एसिड। और ये कब, जब ये आपके मैच्योरिंग फैटी सीड्स होते हैं जिसमें फैट स्टोर होता है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स होते हैं, वो जब मैच्योर हो रहे होते हैं तब उसमें RQ की वैल्यू मोर देन 1 होती है, तब उसमें RQ की वैल्यू मोर देन 1 होती है। जैसे एक एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मूला है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होता है फॉर द दैट प्रोड्यूस 4 CO2 एंड एनर्जी आएगा RQ 4 CO2 upon 1 दैट इज इक्वल टू 4। अगेन यही मैलिक एसिड, ऊपर आपने देखा था सकुलेंट प्लांट में मैलिक एसिड बनता है ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन से। अब यहाँ मैलिक एसिड का फैटी सीड में जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा 3 ऑक्सीजन यूज होता है, 4 CO2 रिलीज होते हैं, एनर्जी बनता है 4/3 इज इक्वल टू 1.33, दैट इज ऑल्सो मोर देन 1। एक और है सक्सिनिक एसिड, 2C4H6O4, 7 ऑक्सीजन इवॉल्व यूज होते हैं, 8 CO2 बनता है, 8/7 दैट इज इक्वल टू 1.14, दैट इज ऑल्सो मोर देन 1, दैट्स इट। तो RQ आपकी ये जो एसिड्स के हैं, अभी लास्ट में जो हमने जिसका मोर देन RQ वैल्यू 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RQ वैल्यू जिसकी 0 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है, 1 वाला हमें पता है ग्लूकोज का 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी बातें याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का एफिशिएंसी रेट पता कर लेते हैं। देखो, एक ATP इतना कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 1 ATP प्रोड्यूसेस 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी, ये एक ATP की एनर्जी वैल्यू है। एक ग्लूकोज के पास इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जब हम कंप्लीट एनर्जी उसका निकाल एक्सट्रैक्ट करें, 686 किलो कैलोरी। लेकिन अब देखना, एक ग्लूकोज से जब हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखा था तो या तो 36 ATP बना था या फिर 38 ATP बना था, इससे ज्यादा तो नहीं बने थे, ठीक है। अगर हमने माना कि 36 ATP हमें मिल रहा है, देन एफिशिएंसी क्या होगा, 36 इंटू 8.1, क्योंकि एक ATP का एनर्जी वैल्यू है ये, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 291.6, और एक ग्लूकोज से आपको इतनी एनर्जी मैक्सिमम होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंप्लीट कंबशन से। परसेंटेज निकाल लिया हमने, दैट इज 42.5%, ठीक। एंड अगेन अगर हमारा 38 ATP प्रोड्यूस हो रहा है, देन एफिशिएंसी निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 44.86%। दोनों केसेस में जो एनर्जी या सेलुलर रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी है दैट इज लेस देन 50%, और हम इसी को क्या मानते हैं, मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी। प्रैक्टिकल मशीन्स तो बहुत कम एफिशिएंट है इससे, इसका भी 50% कर लो,
तो 20-25% एफिशिएंट हमारी इंजीनियरिंग वाली मशीन्स हैं, नहीं तो सब लॉस है। ठीक है, तो एफिशिएंसी पे क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन आपको देखने हैं कि 42.5 या 44.86 वाले परसेंटेज है या लेस देन 50% हो सकता है। ये इस चैप्टर की पूरी कहानी, पूरा जो सिलेबस है वो हो चुका है ना। अब इस चैप्टर का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट।